नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ पेनल्टीज का रिलीफ लेके गए थे बिल्डर के अगेंस्ट, और बिल्डर ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट को एक्टिवेट किया टू सीक द स्टे प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज पेनल्टीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस की बैकग्राउंड क्या है, उसका टाइमलाइन क्या था। जो की लीगल क्वेश्चन ये था कि आईबीसी मॉरेटोरियम वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों में से पेनल्टीज के पर्सपेक्टिव में डिसीजन किसके फेवर में जाएगा। हम दोनों ही पार्टीज के आर्गुमेंट्स को गो थ्रू करेंगे एंड कोर्ट का एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे कि आईबीसी मॉरेटोरियम जो कि डेट के लिए ही इन्वोक होता है वर्सेस रेगुलेटरी पेनल्टीज के ऊपर इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस का क्या इम्पैक्ट आने वाला है। उसके बाद एंड में हम कोर्ट के डिसीजन को गो थ्रू करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होम बायर्स पे आने वाला है और इस जजमेंट का इम्पैक्ट बिल्डर्स या डेवलपर्स के ऊपर क्या आने वाला है। इन सारे बातों को हम डिस्कस करेंगे इस जजमेंट में, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारंगा अनिल कुमार अग्रवाल वर्सेस भावेश धीरजलाल सेठ एंड अदर्स में रिसेंटली डिस्कस किया है। तो ये मैटर शुरू होता है लगभग 2011 में, जिसमें बहुत सारे बायर्स ने बिल्डर को अप्रोच किया टू सीक द पोजेशन ऑफ द फ्लैट्स। बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हुए अराउंड 2011 में। हाउएवर सर्टेन डेफिशिएंसीज वर देयर इन द प्रोजेक्ट, जैसे कि डिले हुआ डिलीवरी ऑफ द पोजेशन में और कंस्ट्रक्शन इश्यूज थे। तो अराउंड 2017 में मल्टीपल होम बायर्स जो थे एनसीडीआरसी को अप्रोच किए और उन्होंने कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करी। अगस्त 10, 2018 को एक सिंगल जजमेंट के द्वारा मल्टीपल कंज्यूमर कंप्लेंट्स को डिस्पोज ऑफ किया गया और उसमें ऑलमोस्ट एज पर दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अराउंड 27 पेनल्टीज वर इम्पोज्ड ऑन द बिल्डर, दैट इज द डेवलपर। उसके बाद 2019 में जब बिल्डर ने स्टिल उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, तो होम बायर्स ने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी बिल्डर के अगेंस्ट। 2021 से 2023 के बीच में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ओनली मल्टीपल ऑर्डर्स वर पास्ड अगेंस्ट द बिल्डर, जैसे कि नॉन बेलेबल वारंट्स वर इशूड टू द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिल्डर। फिर उस बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव को बाहर ना जाने के लिए ये सबमिशन करने पड़े कि अपना पासपोर्ट की डिटेल्स अपनी सबमिट कीजिए। लुकआउट नोटिसेस वर बीइंग इशूड अगेंस्ट द बिल्डर। So different kinds of order were given against the builder during the execution proceedings. Then on one fine day, builder के against personal insolvency की application under section 95 of the insolvency and bankruptcy code में फाइल हो जाती है। सेक्शन 95 की एप्लीकेशन में खास बात यह है कि जिस दिन एप्लीकेशन फाइल होती है उस दिन से इंटरिम मोरेटोरियम इन्वोक हो जाता है। दैट मीन्स कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट किसी भी तरह के डेट के रिलेटेड में कोई भी अगर केस किसी भी कोर्ट में चल रहा है तो वो केस जो है स्टे हो जाएगा। तो उस केस की प्रोसीडिंग्स में स्टे मिल जाएगा। यहां पे हम सिविल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात नहीं कर रहे। अब इस थॉट से जब बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव, बिल्डर के एडवोकेट जो है, उन्होंने एनसीडीआरसी, ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम को अप्रोच किया कि चूंकि सेक्शन 95 की एप्लीकेशन फाइल हो गई है अगेंस्ट द बिल्डर, सो देन ऑल द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नाउ मस्ट बी स्टेड ड्यू टू द सेक्शन 96 ऑफ द आईबीसी। अब ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने अराउंड फरवरी 7, 2024 को बिल्डर की ये एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, and that is why the builder approached the Honorable Supreme Court. So before going through the Honorable Supreme Court judgment, let us have a quick review of the Honorable NCDRC order of dated 10th of August 2018, in which multiple complaints were disposed of and various penalties were imposed on the builder.
तो फर्स्ट रिलीफ होम बायर्स को क्या मिला था कि द ऑपोजिट पार्टी शेल कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपार्टमेंट एंड अप्रोप्रिएटली जो भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो लेने हैं दैट द बिल्डर विल इंश्योर कि टाइमली ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स वर टेकन बाय द बिल्डर। दूसरा रिलीफ ये था कि अगर आप कोई डिमांड रेस कर रहे हो तो दैट डिमांड मस्ट बी इन accordance with the level of the construction which is being done at the physical level। जो थर्ड रिलीफ है that is important। see, the opposite party shall pay compensation in the form of a simple interest at the rate 8% per annum to the complainants with effect from 4 years from the date of allotment till the date on which the possession in terms of this order is actually offered। ये कोई डेट नहीं था जो कि बिल्डर ने होम बायर्स को देना था। ये ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने एक पेनल्टी इम्पोज करी बिल्डर के ऊपर जिसके कारण बिल्डर को लगभग 8% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है देना था फ्रॉम 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट टिल द डेट ऑन विच द पोजेशन इन टर्म्स ऑफ दिस ऑर्डर इज एक्चुअली ऑफर्ड। जो रिलीफ 4 and 5 है वो प्राइमरीली कंपनसेशन कब देनी है, किस तरह से देनी है। अब सीरियल नंबर 6 का रिलीफ अगर देखें तो उसमें ये आ गया कि इफ एनी एडिशनल डिमांड बिल्डर रेस करता है तो देन उसको आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि यस एडिशनल डिमांड इज मैंडेटरी टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैट। और देन 7th इज की जो सेल एग्रीमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना है एज पर दी सेक्शन 13 ऑफ द रेरा। जो रिलीफ नंबर 8 है उसकी बात अगर करें तो वो ये है कि अगर एडिशनल डिमांड बिल्डर ने रेज करी है तो देन फर्स्ट ही नीड्स टू एडजस्ट द एडिशनल डिमांड विद द कंपनसेशन। ओनली देन अगर कुछ पैसा बचता है जिसको होम बायर को पे करना है ओनली देन ही शुड रेज द एडिशनल डिमांड टू द होम बायर। 9th इज अगर कोई टैक्सेस में गवर्नमेंट के टैक्सेस में या गवर्नमेंट की स्टैंप ड्यूटी में अब डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द डिले, वो जो डिफरेंस है बिल्डर को ही बोर्न करना है। एंड फाइनली देखो अगर 10th नंबर एंड फाइनली रिलीफ नंबर 10 इज द ऑपोजिट पार्टी शैल ऑल्सो पे ए सम ऑफ ₹25,000 एज द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इन ईच कंप्लेंट। सो मल्टीपल कंप्लेंट्स वर देयर, इस जजमेंट से मल्टीपल कंप्लेंट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ और एटलीस्ट वी कैन फाइंड 2 penal reliefs जिसमें कंपनसेशन देना है एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड प्लस 25,000 ऑफ रुपीस जो कॉस्ट है वो कंप्लेनेंट को होम बायर को बिल्डर ने देनी है। सो नाउ लेट्स कम टू द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जिसमें बिल्डर ने ये क्लेम किया कि मेरे अगेंस्ट तो पर्सनल इंसॉल्वेंसी के कारण इंटरिम मोरेटोरियम इन्वोक हो गया है, जो इन पेनल्टीज को पे करने के लिए जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो होम बायर्स ने शुरू करी हैं उन सारी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए। तो लेट अस सी व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन दिस जजमेंट। Okay, see the key question now before the Honorable Supreme Court was simple कि under section 27 of the Consumer Protection Act के अंडर जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई है क्या उनको स्टे किया जा सकता है इन व्यू ऑफ द सेक्शन 96 ऑफ द IBC। इसका आंसर जानने से पहले दोनों ही सेक्शंस का इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। सेक्शन 96 जो IBC का है उसका प्राइमरी पर्पस ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट पर्सनल इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन फाइल हुई है तो उस व्यक्ति के जो भी एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरिम मोरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया जाता है सो दैट जो भी डेट उस व्यक्ति के अगेंस्ट है उसकी रिकवरी जो है सिर्फ और सिर्फ एक फोरम जो कि NCLT के फोरम में ही रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो, मल्टीपल फोरम्स में उस व्यक्ति के डेट की रिकवरी प्रोसीडिंग्स ना हो। Whereas सेक्शन 27 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका प्राइमरी पर्पस ये है कि अगर कोई कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया है तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस एप्रोप्रिएटली हो, और अगर कोई व्यक्ति उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता जो उसके कारण जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सेक्शन 27 को इन्वोक कर देगा टू इंश्योर
द कंप्लायंस ऑफ द कमीशंस ऑर्डर। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 27 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वर्सेस सेक्शन 96 ऑफ द आईबीसी, इन दोनों ही सेक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कैसे बैलेंस स्ट्राइक किया, वो इस जजमेंट में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 27 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अगर हम देखें, क्लियरली इट स्टार्ट्स विद द हेडिंग पेनल्टीज। अब इस सेक्शन में क्या आ रहा है कि वेयर ए ट्रेडर और ए पर्सन अगेंस्ट हुम ए कंप्लेंट इज मेड, ही फेल्स और ओमिट्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट या तो imprisonment for a term which shall not be less than 1 month but which may extend to 3 years, or with fine which may starts with the 2000 rupees and extend up to 10,000 rupees. Clearly ये section at any cost does not speak about that the builder or the developer has to refund the amount which is taken by the builder from the complainant. This section discloses that if the builder or the developer does not comply with the order of any commission, district commission, state commission, national commission, then the penal proceedings will be initiated against the builder or the developer under this section 27. और ये सेक्शन 27 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। जो न्यू एक्ट है जो 2019 का है उसका सेक्शन 72 है। सेक्शन 72 इज पेरी मटीरिया ऑफ द सेक्शन 27। सो दोनों का लैंग्वेज सेम है, एवरीथिंग इज सेम। So this judgment is equally applicable to the provisions of section 72 of the Consumer Protection Act 2019 also. So now coming back to the facts of this case. इस केस में बिल्डर के आर्गुमेंट सिंपल थे कि जो पेनल्टी है वो भी डेट रिकवरी प्रोसीडिंग्स ही हैं। सो सेक्शन 27 की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो डेट रिकवरी प्रोसीडिंग्स ही हैं। इसके कारण से इट शुड बी कवर्ड अंडर द आईबीसी मोरेटोरियम, and that is why the builder is equally entitled to the relief under section 96 of the IBC। ठीक, whereas the home buyers की जो पोजीशन ये थी कि जो penalties हैं वो regulatory हैं, punitive measures हैं, they cannot be considered as a debt। and the second argument of the home buyers was that the penalties जो हैं that falls under the excluded debts under the IBC, एंड दैट इज वाई आईबीसी में ही जो एक्सक्लूडेड डेट का जो सेक्शन है उसमें स्पेसिफिकली पेनल्टीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए डेट ऑफ एनी टाइप, एंड देयरफॉर द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट द बिल्डर अंडर सेक्शन 27 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शुड नॉट बी स्टेड एज sought by the builder। So ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एनालिसिस में कपल ऑफ चेक पॉइंट्स को कंसिडर किया। व्हाट आर दोज चेक पॉइंट्स? फर्स्ट चेक पॉइंट वाज कि एनालाइज द नेचर ऑफ एनसीडीआरसी पेनल्टीज। किस तरह की एनसीडीआरसी की ये जो पेनल्टीज हैं वो किस तरह की हैं? वो क्या ऑलरेडी जो पैसा दे रखा है उस पैसे को रिटर्न करने की पेनल्टी है या फिर उस पैसे के अलावा कुछ अदर टाइप्स ऑफ पेनल्टीज हैं? डिटरमिन इफ द पेनल्टीज कॉन्स्टिट्यूट डेट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया नहीं, ये जो पेनल्टीज हैं डेट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चेक किया कि ये पेनल्टीज आर दीज पेनल्टीज द कवर्ड अंडर द एक्सक्लूडेड डेट ऑफ द आईबीसी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड यस, दीज पेनल्टीज आर द एक्सक्लूडेड डेट्स अंडर द आईबीसी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट also considered the public policy implications. Honorable Supreme Court considered that what was the objective of the Consumer Protection Act, and when an order was passed by the Commission and order was not complied by any party, then what is the remedy for the complainant or any aggrieved party to ensure that the orders of the Commissions are complied? So that becomes the gist for the Honorable Supreme Court to ensure there must be a balance between the consumer rights and the scope of debt under the Insolvency Act. In the end, Honorable Supreme Court held that the penalties are not covered by any kind of moratorium, and accordingly the Honorable Supreme Court dismissed the appeal.
So if we go by the decision of the Honorable Supreme Court in this judgment, appeal was dismissed. Appellant directed to comply with the penalties within 8 weeks. No merit in the appellant arguments, and NCDRC penalties confirmed as regulatory, no debt related. So the Honorable Supreme Court held that the NCDRC penalties are the regulatory penalties. These are not any sort of debt which can be covered under any moratorium. इसका इम्पैक्ट होम बायर्स पे क्या आने वाला है? दैट्स ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट विल कम ऑन द होम बायर्स. The major impact on the home buyers is it will prevent the developers from using insolvency as shield. And secondly, it provides timely remedy to the home buyers. So even if the builder or the developer is going through the insolvency provisions, then whatever the penalties which are imposed on the builder or the developer by the any commission, state commission and national commission or the district commission, still the home buyers can invoke the section 27 of the old Act 1986 or section 72 of the new Act 2019 to initiate the execution proceedings against the builder or developer for non-compliance of the commission's orders. So my thoughts on this judgment are, yes, this judgment definitely has struck down a balance between the insolvency law and the consumer protection laws. And because of this judgment, we now have a clear understanding from the Honorable Supreme Court that you cannot cover the penalties under the insolvency laws to seek stay against the execution proceedings. And this judgment again reinforces that the regulatory compliances cannot be evaded, and obviously it's a win-win situation for the home buyers. And finally, if we look at the takeaways for the various stakeholders, the home buyers, they can pursue still the enforcement of the NCDRC orders despite the IBC proceedings. Only thing is the debt should be an excluded debt, and the home buyers should be able to enforce at least the penal reliefs against the opposite parties. Earlier, the developers who were thinking that the absolute a blanket stay will be achieved by starting of the insolvency proceedings, that is not the case now. They have to comply with the regulatory orders or the penalty related orders even during the insolvency proceedings also. And for the insolvency professionals who are assisting home buyers or who are assisting the developers or the builders, they must keep this judgment in mind, because this judgment is definitely going to be referred by many commissions, orders, and whenever there is an insolvency proceedings going against the builder or the developer. I hope this video would have helped you to understand the implication of this judgment in the consumer matters where home buyers are involved, where the builder or the developers are involved for any home buyer related issue. And do share this video with your friends or the stakeholders who are going through a similar kind of consumer dispute. Or if you have any questions or comments which you wish us to address, do put your comments in the comment box. We will try to answer your questions through your comments in a best time possible. We have also created various videos on the Consumer Protection Act, specifically on the procedures before the National Commission, and you can go through that playlist. The link for that playlist can be found in the description section of our video. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.